हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9 का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ फिजिक्स में। उसका नाम है ग्रेविटेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग कुछ न कुछ तो जानते ही जानते हैं। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी हम लोग जानते हैं कि न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से वो नीचे गिरते हुए देखा तो उनको लगा कि अर्थ इसको अपनी तरफ क्यों खींच रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये बगल में क्यों नहीं जा रहा है। ये कहानी भी पढ़ती है और हम लोग को लगता है बच्चों कि न्यूटन के पहले ग्रेविटेशन नहीं था, तो ऐसा नहीं था। हमारे शास्त्रों में इन सब का जिक्र बहुत पहले से है। आर्यभट्ट ने ये सब के बारे में बहुत पहले से बता रखा है। आर्यभट्ट हैं, बराहमीर हैं, कई ऐसे साइंटिस्ट हमारे भारत के, या वेदों में अगर देखें तो वेदों में भी इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है। अब मैं जैसे आज के युग में हम लोग ग्रह और तारे और नक्षत्र की स्पीड या उसके पाथ ये सब की गणना करके हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि हमारे हिंदू कल्चर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणनाएं तो बहुत पहले से होती रही है और जिसको हम लोग पंचांग कहते हैं, सोलर पंचांग हम लोग के पास है। तो पंचांग क्या है बच्चों, वो एक प्रकार का साइंटिफिक बुक है, क्योंकि अगर उसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की चर्चा हो रही है और आज से नहीं, एक ज़माने से हमारे पुरोहित इसको बताते रहे, आचार्य जो लोग बताते रहे हैं कि इस तारीख को इतने बजे चंद्र ग्रहण होगा, इस तारीख को इतने बजे सूर्य ग्रहण होगा, तो इसका मतलब कि मेरा साइंस आज के साइंस से बहुत आगे डेवलप था और हमें उसको एक्सप्लोर करना है। तो एक खैर, ये तो हम पिछली बात की चर्चा किए कि क्या हमारे पास था। हम कहने का मतलब कि मेरे पास एक ग्रेट साइंटिफिक कल्चर है, हमें उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन क्या है। सबसे पहला हमारे पास का जो आज का जो टॉपिक है दैट इज द ग्रेविटेशन। तो कहता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट के पास मास हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी घटना को कहते हैं ग्रेविटेशन। यानी कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two celestial bodies. सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है बच्चों, आकाशीय पिंड, यानी आकाश में, यानी बहुत बड़े बड़े सन है, स्टार्स है, मून्स है, प्लैनेट्स हैं, इन सारी की चर्चा होती है। सेलेस्टियल बॉडीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। इसी को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि इफ आउट ऑफ these two bodies, if out of these two bodies one will be the earth, then the gravitational force, and then the force of attraction acting between these bodies is called force of gravity। यानी अगर इन दोनों बॉडी में अगर कोई एक अर्थ हो तो अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो थोड़ा सा फर्क है बट कंसेप्ट दोनों सेम ही है। कहीं अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी यूज हो रहा है तो आप ग्रेविटेशन का नाम ले सकते हैं। बस दिमाग में रखनी है कि वहाँ अर्थ का चर्चा
हो रहा है। तो इस तरीके से पहला हम लोग स्टेप बढ़ा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशन, चैप्टर है उसका नाम क्या है। दूसरी चीज़ें अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन के पहले भी कई साइंटिस्ट ने काम किया है, जैसे गैलीलियो ने काम किया है और केपलर ने काम किया है एंड कोपरनिकस ने काम किया है। तो न्यूटन के पहले कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कार्य को किया है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें आपको कि न्यूटन साहब जिस समय इसके लॉ को खोज किया था उस टाइम में वो एक स्टूडेंट हुआ करते थे। और लंदन में क्या था, जैसे अभी हम लोग को कोरोना है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो सभी बच्चे अपने घर पर पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम में भी एक पेंडेमिक डिजीज वहाँ फैला हुआ था और इस वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। तो न्यूटन साहब अपने घर चले गए थे और घर पर ही जो लेक्चर हुआ था वो सारे नोट्स लेकर गए और उसी का रिसर्च करते करते वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिसर्च कर लिए। यानी वो उनका कोई ओरिजिनल कंसेप्ट तो नहीं था, वो प्रीवियस जो कैलकुलेशन था, जो डाटा तैयार हुआ था, उसी डाटा को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और समझने का प्रयास किया कि इससे क्या रिजल्ट निकलती है और उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया। मैं इसमें आगे चर्चा इस बात का करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं आता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आएगा। और ये चैप्टर जो साइंस 11-12 में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 में भी ये चैप्टर रहेगा ही, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहला हमको देखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to a square of the distance between their centers। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहला है, यानी हमारे पास अगर दो बॉडी है, एक ए है और एक बड़ी है, मान लो कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, याद रखना बच्चों, याद यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस को r मान लेते हैं। तब क्या होगा, पहला रूल कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to a square of the distance between them, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को मिला दो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर अगर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हम लोग को पता है, फिजिक्स में कई जगह यूज किए हैं कि वहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन हर जगह कांस्टेंट अलग अलग होता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कहाँ पर किस कांस्टेंट का यूज होता है।
यहाँ पर कैपिटल जी का यूज होता है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला निकल गया मुझे, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर g इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका एक और नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, इस पर भी चर्चा होगी। तो आप लोग धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके नोट्स भी उतारते चलेंगे, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। पढ़ने में मन लगाइए, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए, ताकि कोई भी बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है, ज्ञानी होना सबसे ज़रूरी है। अगर ज्ञान आएगी तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पढ़िए, हम लोग के टाइम में तो ये सुविधाएं थी ही नहीं, हम लोग को इतना मिलता नहीं था। तो ठीक है, ये हमने न्यूटन्स अगर पूछेगा कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, केवल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। डायग्राम बनाइए, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आकर लिखिए। तो इसके बाद अब दूसरा हम लोग चलते हैं बच्चों। अब दूसरा क्या इसमें आएगा कि अभी हमने कैपिटल जी की चर्चा की। ये कैपिटल जी क्या होता है, तो इसका नाम तो मैंने बताया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग कैपिटल जी कहते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है क्या चीज, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इस जहां से आया है वहीं पर चलते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहीं से तो ये निकला है। तो यहाँ से g का वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, चलो जरा बढ़िया से कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देन g m1 m2 इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, देयरफॉर g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, कितना हो जाएगा। अब यहाँ क्या करो बच्चों कि लेट करो, लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास 1 kg मान लेते हो, और r इक्वल टू 1 मीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर, क्योंकि r तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, तो 1 मीटर मान लो। और इस तरीके से g इक्वल टू क्या होगा, f इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 इंटू 1, यानी g इक्वल टू f आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। कौन सा फोर्स, ये भी सवाल होगा। तो ऐसा फोर्स जो, देखिए कंडीशन क्या था मेरा कि 1 kg का दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है 1 kg का, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, ये तो मैंने माना था। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब हुआ कि हम लोग लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन two bodies, the force of attraction acting between two bodies of each mass 1 kg separated by 1 meter is called gravitational कांस्टेंट। जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यानी 1 kg का दो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से सेपरेट कर दे। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज वेरी इजी।
फिजिक्स और मैथ में बार बार कहता हूँ कि दोनों बहुत इजी सब्जेक्ट है बच्चों। सिर्फ शुरू से ध्यान देकर विथ कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है, डट कर पढ़ने की जरूरत है, डर कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक बार अगर इसकी लैंग्वेज, इसकी सूझबूझ आपको आ जाएगी तो इससे इजी सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा। और फिजिक्स आपको नेम एंड फेम दिला सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग आज आइंस्टीन को जानते हैं, फिजिक्स की वजह से ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं। कलाम साहब को हम लोग जानते हैं, आपको ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो फिजिक्स से अपना कैरियर उन्होंने बनाया और बहुत आगे बढ़े। और इसमें इनफाइनाइट कैरियर है, जैसे फिजिक्स एक यूनिवर्स का साइंस है जो इनफाइनाइट है, तो इसका कैरियर भी इनफाइनाइट है। तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब बाद में गैलीलियो ने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया वो मेथड हम लोग को नहीं पढ़ना है, हालांकि एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा दे रहा है। तो जी का वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻11 इतना होता है। हाँ, यहाँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो मैं बार बार बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर आपको चाहिए तो आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो हमने देखिए जी का फॉर्मूला लिख लिया। अब इसी में जो यूनिट आएगा, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, रेडियस होता है डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर, और नीचे केजी इंटू केजी है तो केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वैल्यू हो गया, कैपिटल जी का वैल्यू आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कोई पूछेगा कि सर कहाँ से वैल्यू लाए, तो प्रैक्टिकली या इसको हम लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ये वैल्यू कैसे आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है। किसने किया था, गैलीलियो ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये वैल्यू निकाला था। तो इस तरीके से हमने इसमें दो सवाल हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और तीसरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहीं पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज छुपी हुई है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा मीडियम आपने रखा, एयर रखा, वैक्यूम रखा, या वाटर रख दिया, या आपने कोई रॉक रख दिया, ये किसी इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक सवाल मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में पीछे पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट, व्हाई, ये सवाल पूछा जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट, व्हाई। तो आप यही लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरवेनिंग मीडियम है या उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल मीडियम। दुनिया में कोई भी दो मीडियम इन दोनों के बीच में रख दे, सबके लिए वैल्यू तो जी का सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये मतलब होता है। हालांकि इसी प्रकार की और भी चीजें आपको आएगी, जैसे आपको परमियाबिलिटी आएगा, परमिटिविटी आएगा, इसी प्रकार से चीजें आगे पढ़िएगा तो आएगा। लेकिन वहाँ इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड करता है तो वो यूनिवर्सल नहीं कहा जाता है, वो आएगा तब देखा जाएगा 12 में, अभी नहीं। तो इस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। अब एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग स्मॉल जी कहते हैं। स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के रेडियस को r मान लेते हैं, और कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो कि यहीं पर है, अर्थ पर ही रखा हुआ है। तो इस पर अर्थ पर माने अर्थ के 10 मीटर 20 मीटर ऊपर से आप इसको गिराइए, तो गिराइएगा तो नीचे की तरफ आएगा।
तो इनिशियली क्या है, इट इज इन द रेस्ट, बट व्हेन वी लिव देन इट गोज इन मोशन एंड इट गेन्स सम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आया जीरो से, कुछ वेलोसिटी बढ़ा, और वेलोसिटी तो तभी बढ़ेगी जब उसमें एक्सेलरेशन होगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन भी हुआ होगा। और ऐसे भी न्यूटन्स लॉ से भी हम लोग जानते हैं F बराबर m है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगेगी तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा है। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। तो लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body due to gravitational force is called gravitational acceleration। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जरा देखिए, मान लेते हैं कि इस अर्थ के मास को कैपिटल एम ले लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल एम ले लेते हैं, और ऑब्जेक्ट चूंकि अर्थ के बहुत नजदीक है तो इसके सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर मान लेते हैं। तब यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अभी तो हमने निकाला बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। दूसरी बात, न्यूटन्स का फॉर्मूला F बराबर एम ए होता है, और यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमने जी लिखा है, तो F बराबर एम जी भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो अर्थ और उस बॉडी के बीच में ही लग रहा है। ये दोनों फोर्स अर्थ और इस बॉडी के बीच में ही तो लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स बराबर है, तो आप इक्वल कर दीजिए, एम जी बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कट गया बच्चों, तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ये क्या पर डिपेंड करेगा, जी पर, मास ऑफ द अर्थ पर और रेडियस ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करेगा। अब अर्थ के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सन ले लीजिए, कोई मरकरी ले लीजिए, जुपिटर ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला हो गया, यानी ये वैल्यू क्या होगा, एक तरीके से कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हम मान रहे हैं, क्योंकि जी तो कांस्टेंट ही है। जिस भी प्लैनेट की आप चर्चा करें, जैसे अर्थ की चर्चा करें, तो अर्थ का मास तो कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं चेंज हो रहा है, यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू ही आएगा कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक मैं छोटा सा आपको कैलकुलेशन बता दूं, जी ई यानी अर्थ के लिए कितना होगा वो देख लीजिए। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एक कैपिटल जी का वैल्यू, और हाँ जी ई का वैल्यू निकाल देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू अर्थ का मास। याद रखिएगा बच्चों, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, एकदम याद रखना है। और दूसरा कि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या हमने किया, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 बताया अभी, और अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, ये भी अभी बताया, इसको भी याद रखना है। और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर होता नहीं है, स्क्वायर। अब लाख% का सवाल है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करें, है ना बच्चों। लाख% का सवाल है कि भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा सर जी, कोई नहीं करेगा। आप सीधे याद रखेंगे, इसका वैल्यू 9.8 और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब हमको जरूरत। अब हमको जहाँ कैलकुलेशन 9.8 से इजी पड़ेगा वहाँ 9.8 ले लेंगे, जहाँ कैलकुलेशन 10 से इजी पड़ेगा वहाँ 10 ले लेंगे, ये हमारी मर्जी होगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू याद रखनी है, तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हुआ ये भी हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आज नहीं, अब अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे वैरी करता है। अभी तो यहाँ बता रहा हूँ कि कांस्टेंट है, बट कई जगह ये वैरी भी करता है। वो कैसे वैरी करेगा, कहाँ वैरी करेगा, वैरी करके उसका वैल्यू क्या होगा, इस सब की चर्चा अब अगले वीडियो में मैं करूँगा। आप लोग तब तक उत्सुकतापूर्वक उसको सोचते रहिए कि ये सारी चीज़ें होगा, और ये सारी चीज़ों को पहले नोट्स बनाइए और इसको याद करिए। क्योंकि ऐसा नहीं, अगर आज याद करेंगे तो आपको 11 में भी इससे सहायता मिलेगा, क्योंकि थ्योरी तो बदलेगी नहीं, ये सारी चीज़ तो वहाँ पे वैसे ही रहेगी। तो बात समझ रहे हैं, मन लगा कर पढ़िए। मैं राघवेंद्र कुमार, और हम लोग का चैनल है राघवेंद्र कुमार। कोई भी चैप्टर मेरा राघवेंद्र कुमार ग्रेविटेशन चैप्टर डालिएगा तो आपको निकल जाएगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे जो वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।